सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ आशुतोष जी। मुझे ये बताइए कि जो लाल किले का भाषण है वो तो सुना तो बहुत गया, लाखों लोगों ने देखा और सुना, यहाँ हजारों लोग उनके साथ चले, लेकिन जब उनके इस खास भाषण को, क्योंकि उसका एक तरह से प्रतीकात्मक जो मूल्य है लाल किले का, लाल किले के आसपास का जो माहौल है और लाल किला किस तरह से भारत की सत्ता का सिनोनिमस है, आपने उनकी स्पीच को किस तरीके से देखा? देखिए, मैं राहुल गांधी के जो लाल किले पे जो भाषण दिया, मैं उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं। और उसका कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी की जो नई पहचान बन रही है उसको सिर्फ किसी एक स्पीच से आंकना थोड़ा सा गलत होगा। इतिहास के संदर्भ में भी गलत होगा और मौजूदा राजनीति के संदर्भ में भी आंकना गलत होगा। मेरा अपना साफ तौर पर मानना है कि राहुल गांधी को इस बात का एहसास हो गया है कि अगर कांग्रेस पार्टी को अगर वाकई जो उनकी पहले की भूमिका थी अगर उसमें लौटना है, तो फिर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को जो कांग्रेस पार्टी का जो स्पिरिचुअल कोर था उसकी खोज करनी पड़ेगी। और क्योंकि हर राजनीतिक दल का एक स्पिरिचुअल कोर होता है, अगर जब आप उस स्पिरिचुअल कोर से दूर हट जाते हैं और जब आप कहीं और भटकने लगते हैं, जब राजनीतिक पार्टियां जब चुनावी मशीन में तब्दील हो जाती हैं और उसके लिए तमाम तरीके के समझौते करने के लिए बाध्य होते हैं, तब जो है वो पार्टियां भटकती हैं और लोगों का विश्वास उनके ऊपर से हटता जाता है। इसलिए मैंने इस बात को गंभीरता के साथ कहा, क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने देश को आजादी दिलाई। और आजादी के पहले जो कांग्रेस पार्टी का स्पिरिचुअल कोर था बहुत स्पष्ट था कि अंग्रेजों से हमें हर हालत में आजादी पानी है। और आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उन्होंने अपने दूसरे स्पिरिचुअल कोर की कि एक डेमोक्रेसी देश के अंदर स्टैब्लिश करनी है, नेशन बिल्डिंग करना है, सेकुलर वाइब्रेंट सोसाइटी क्रिएट करनी है, साइंटिफिक टेम्पर क्रिएट करना है। लेकिन अगर आप देखें तो 70 के दशक के बाद से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मशीन में तब्दील हो गई। उसने जो जो उसका अपना कोर था उससे भटकती हुई दिखाई पड़ी। उसको जब जरूरत पड़ी तो उसने शाहबानों के मामले पे संसद के कानून को बदल दिया और कानून को बदलने का काम किया। राम मंदिर का के किवाड़ खुलवाने का काम किया, जो कांग्रेस पार्टी को नहीं करना चाहिए था। 84 के दंगों में जिस तरीके से कांग्रेस की भूमिका थी, वो कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण था कि कांग्रेस अपने कोर से भटकती हुई चली है। तो राहुल गांधी को पहली बार ये कांग्रेस पार्टी को अब इस बात का एहसास हो गया है कि जितनी बड़ी मशीन से इस वक्त वो लड़ाई लड़ रहे हैं और जितनी दुनिया की शायद सबसे ऑर्गेनाइज्ड फोर्स से जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्ता के साथ लड़ रहे हैं, तो वो तभी उनको हरा सकते हैं जब आप जनता के सामने एक एथिकल सिस्टम क्रिएट करें और ये स्पष्ट करें कि कांग्रेस पार्टी जो है वो निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से वो राजनीति कर रही है। उसका अगला लक्ष्य चुनाव लड़ना नहीं है। और ये राजनीति गांधी जी ने बहुत अच्छी तरीके से की थी। ये राजनीति जवाहरलाल नेहरू ने भी अच्छे तरीके से की थी। मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी जब उस यात्रा पर निकले हैं, तो जो उनको लेकर जो निगेटिविटी थी वो काफी हद तक कम हुई है। कांग्रेस पार्टी को लेकर जो निगेटिविटी काफी हद तक कम हुई है। तो मेरा मानना यह है कि उन्होंने काफी हद तक उस लड़ाई में पहला कदम बढ़ाया है, जो दरअसल कांग्रेस पार्टी अगले 2024 या 2029 में नहीं जीत सकती है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करनी है, बीजेपी की जो कलेक्टिव फोर्स है उसको लॉन्ग टर्म में अगर पराजित करना है, तो फिर उनको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ करना पड़ेगा। अगर अगले चुनाव कर्नाटक की दृष्टि में रखेंगे तो शायद कांग्रेस पार्टी वापस नहीं आ पाएगी। आशुतोष जी बताइए, अभी लास्ट अगर आप 2 ट्वीट देखें राहुल गांधी के, तो एक ट्वीट कहता है, जो उनका पिंड ट्वीट है, वो कहता है, सोनिया गांधी के साथ तस्वीर है कि जो मोहब्बत इनसे मिली है वही देश से बांट रहा हूं। तो एक तरफ तो बिल्कुल जिसे मैं कहूंगी एक कैंडिड, बहुत ही ईमानदाराना जो लम्हे हैं अपनी माँ के साथ, वो कैमरे लेकर अपनी माँ से मिलने नहीं जाते नरेंद्र मोदी जी की तरह, लेकिन बार बार अक्सर अपनी माँ को बड़ा ही, जो उनका जिस तरह का रिश्ता है जो बहुत ही पारंपरिक तरीके से जैसे माँ और बेटे को दिखाया जाता है भारतीय समाज में, बहुत ही मैं कहूँगी कैरिकेचर्ड इमेज, बहुत केयरफुली क्राफ्टेड इमेज, वैसी इमेज नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी जैसे मैं और आप अपनी माँ से मिलते हैं, बिल्कुल इस तरीके से वो ट्विटर पर तस्वीर डाल देते हैं। दूसरी बड़ी बात, दूसरा अभी अगर आप उनका ट्वीट देखें कमल हासन के साथ, तो उसमें कहते हैं, वी वॉक फॉर इन इंडिया where no one lives in fear and everyone finds a better future। तो मैं ये सोच रही थी कि एक तरफ एक ऐसा प्रधानमंत्री जो ये कहता है कि उसके सपोर्टर्स ये कहते हैं, वो खुद ये कहते हैं कि मैं 56 इंच मेरा सीना है, और उनके सपोर्टर्स ये कहते हैं कि भारत में इससे मजबूत कोई प्रधानमंत्री नहीं बना
इतना एफिशिएंट लीडर जिसके नेतृत्व में भारत एक विश्व गुरु बनने जा रहा है या बन ही चुका है। बार बार ये कहा जाता है कि भाई रूस और जो यूक्रेन की लड़ाई है वो रोक दी है नरेंद्र मोदी ने, तमाम तरह की चीजें, यानी एक लार्जर देन लाइफ इमेज। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो मोहब्बत बांट रहा है, चुम्बन बांट रहा है, फूल बांट रहा है। वो खुद कहते हैं कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान लगा रहा हूं। इन दोनों छवियों को जब आप कंट्रास्ट करते हैं, और बार बार राहुल गांधी जब नफरत और प्यार इसका कंट्रास्ट पेश कर रहे हैं, तो इन दो छवियों को एक ब्रॉडकास्टर के तौर पे आप कैसे देखते हैं, नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी का अगर 56 इंच का सीना है तो फिर वो टी शर्ट में इस भयानक सर्दी में राजघाट पे जाके फूल चढ़ाएं। ये बातें कहीं नहीं जाती, लेकिन ये बातें लोगों के दिमाग में जाती है। मेरा अपना मानना है कि जो बात मैंने पहले भी कहा था और बाद में भी मैं कह रहा हूं कि मैं आई विल बी मिसअंडरस्टूड, और मैं चाहता हूं कि मैं मिसअंडरस्टैंड किया जाऊं। देखिए, दो तीन चीजें। पहली बात तो ये कि, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने अन्ना के आंदोलन को बहुत करीब से देखा। मैंने गांधी को नहीं देखा, लेकिन मैंने अन्ना के आंदोलन को बहुत करीब से देखा कि एक आदमी अचानक कैसे पूरे देश के अंदर एक महामानव जैसा दर्जा हासिल कर लेता है। और जब वही आदमी जब सत्ता के कुछ लोगों के इर्द गिर्द जब नजदीक पहुंचता है तो कैसे वो अचानक वो पूरी सिस्टम से गायब हो जाता है। गांधी जी बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूं। उन्होंने कभी ये नहीं बताने की कोशिश की कि दरअसल उनका ध्येय मंत्री बनना है या उनका ध्येय प्रधानमंत्री बनना है। सब कुछ कंट्रोल करते थे। तो ये जो भारत की जो आत्मा है, जिसको अगर आप गीता से निकाल के कोशिश करें कि निष्काम कर्म, कि करते आप सब कुछ हैं, लेकिन आप ऊपर से एक आवरण, एक एथिकल आप आवरण लेके चलते हैं कि नहीं, देखिए हम तो देश के लिए कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी की जो इतनी बड़ी छवि है और इतनी कामयाब छवि है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? नरेंद्र मोदी करते सब कुछ हैं, लेकिन हमेशा प्रोजेक्शन ये करते हैं कि मैं देश के लिए कर रहा हूं, मैं विश्व गुरु के कर रहा हूं, और बाकी के सारे लोग वो छोटी छोटी कुर्सियों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। ये जो छवि है, ये छवि ही नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत है। आज हम नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी से अलग कर दे तो भारतीय जनता पार्टी पुनः मुस्को भाव की स्थिति में आ जाएगी, फिर 20% वोट पर आके सिमट जाएगी बिना नरेंद्र मोदी के। जब नरेंद्र मोदी जोड़ते हैं तो 40% के आसपास, 36% के आसपास वो जाके बीजेपी खड़ी हो जाती है और केंद्र के अंदर सत्ता बनाती है। मेरा अपना मानना यह कि कांग्रेस पार्टी की जो सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ये समझना बंद कर दिया कि कांग्रेस पार्टी देश के लिए कुछ कर रही है या देश के लिए कुछ करना चाहती है। ये जो छवि थी, इस छवि को तोड़ना उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी, और उसको शायद इस यात्रा ने तोड़ने का काम किया। दूसरी बात जो मैंने कहा कि 2029 की बात मैं क्यों कर रहा हूं, मान लीजिए 2024 में आप आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी अपने बल पर 325 सीट लेकर नहीं आ सकती है, और वो 125 सीट भी लेकर आ जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर ये सरकार तोड़ फोड़ के बनती है, 292 सीटें इनके पास आती हैं, और फिर 1-1.5 साल के बाद अगर ये सरकार गिर जाती है, जो गिरेगी ही गिरेगी, इसको कोई ताकत रोक नहीं सकती है, तो फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 400 सीट लेकर आएगी और उसके बाद जो कुछ चाहेगी वो करेगी। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में आपको लगता है कि 2024 अगर बीजेपी हार जाएगी तो शायद हमारा पुरानी दुनिया वापस लौटे, ऐसा होने वाला नहीं है अब, क्योंकि ये जो ताकत है ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है, ये एक सिस्टम में एंट्रेंच्ड है, और ये इसको निकलने में बहुत वक्त लगने वाला। लोगों की मानसिकता अलग तरीके की हो गई। इसलिए मेरा कहना यह है कि इट्स बेटर टू लूज 2024 than to win 2024 and come back with a situation where everything becomes impossible। जो मैं कहना चाह रहा था, तो मेरा कहना साफ तौर पर यह है कि आप जो दृश्य आज की तारीख नरेंद्र मोदी ने खड़ा किया है, उसको आप सिर्फ आत्मिक शक्ति से, स्पिरिचुअल पावर इन द सेंस कि ये कहते हुए कि हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन दरअसल आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जहां लोगों को आपका न्यस्त स्वार्थ दिखाई ना पड़े, आपका वेस्टेड इंटरेस्ट ना दिखाई पड़े। और गांधी हमारे लिए सबसे बड़े उदाहरण है, और अन्ना को भी मैंने, अरविंद केजरीवाल की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण क्या है कि पंजाब में 92 सीट, कैन यू इमेजिन, एवरीबॉडी लॉस्ट। प्रकाश सिंह बादल लॉस्ट, सुखबीर बादल लॉस्ट, कैप्टन अमरिंदर लॉस्ट, नवजोत सिंह सिद्धू लॉस्ट, चन्नी, एवरीबॉडी लॉस्ट। क्यों? There has to be, क्योंकि लोगों में परंपरागत राजनीति को लेकर एक वितृष्णा है, एक आक्रोश है। इसलिए उस परंपरागत राजनीति को तोड़ते हुए अगर राहुल गांधी दिखेंगे, कांग्रेस पार्टी तोड़ते हुए दिखेगी, तो उनका उभार होगा, और अगर नहीं तो फिर वापस
उसी स्थिति में लौटाएंगे। आपकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिन सवालों से राहुल गांधी ने, जो मुझे लगा कि बचने की कोशिश हुई है, अगर जिस तरह से आप बात करें तो ऐसा लगता है कि ये भी एक सोची समझी रणनीति के तहत शायद वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हर बात में वो आर्थिक मुद्दे उठा रहे हैं, सामाजिक मुद्दे उठा रहे हैं, राजनीतिक मुद्दे भी उठा रहे हैं, बिना ये कहे हुए कि ये चुनावी मुद्दे हैं, जो कि दरअसल वो चुनावी मुद्दे हैं।